हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्यू डेस्क। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वैक फाइनेंशियल लिटरेसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप बस मेरी वीडियो करके चले जाओ, एग्ज़ाम में आप 100% पास हो जाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में सॉरी एग्ज़ाम में आपको 30 मार्क्स के पेपर अटेम्प्ट करना होता है, जिसमें कि आपको 3 क्वेश्चंस करने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो कंपल्सरी होता है, जिसमें कि आपको कोई भी 2 शॉर्ट नोट्स करने होते हैं एंड 2 क्वेश्चन आप अपनी रैंडम चॉइस में से कर सकते हो। 3 आपको चॉइस मिलेंगी उसमें, ठीक है? तो हम शॉर्ट नोट से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो शॉर्ट नोट है वो है स्पेंडिंग मैनेजमेंट। तो स्पेंडिंग मैनेजमेंट देखते हैं हम क्या होता है। तो स्पेंडिंग मैनेजमेंट रेफर्स टू प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग योर एक्सपेंसेस टू अवॉइड ओवर स्पेंडिंग। मतलब स्पेंडिंग मैनेजमेंट यही होता है कि अपने खर्चों को मैनेज करना। मैनेज कैसे कर सकते हैं हम लोग? प्लान करके, मॉनिटर करके कि हमने कितना खर्चा किया और कंट्रोल करके, ताकि हम ओवर स्पेंड ना कर दें। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, क्या कहता है ये? इट इन्वॉल्व्स बजटिंग इट इन्वॉल्व्स बजटिंग It involves budgeting, prioritizing एंड नीड्स और ओवर वांट्स। ओके, तो इसमें क्या कहता है ना कि आपको पहले बजट प्रिपेयर करना होता है, ठीक है? और प्रायोरिटाइज़ करना होता है किसको? नीड्स को अपने वांट्स के ऊपर। मतलब आपकी नीड क्या होता है? रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, ये आपकी नीड्स हैं। वांट्स क्या होता है? कार, बाइक, स्पोर्ट्स बाइक एक्सेट्रा, ठीक है? अवॉइडिंग अननेसेसरी डेब्ट्स, मतलब किसी से भी हमें उधार नहीं लेना है, ठीक है? ओके, एंड एंश्योर दैट योर इनकम इज़ एलोकेटेड वाइज़ली। ओके, तो इसमें ये कहना चाहता है कि आपकी जो भी इनकम हो रही है वो वाइज़ली एलोकेट हो, मतलब आप अच्छे तरीके से अच्छी सोर्सेज़ पे आप खर्च करो। ओके, एंड सेविंग्स भी करो, ऊपर से इन्वेस्टमेंट करो इमरजेंसीज़ के लिए। ओके, सेव करो ताकि आप इमरजेंसी में किसी से माँगना ना पड़े, आप खुद से ही सेल्फ सफिशिएंट हो। इफेक्टिव स्पेंडिंग मैनेजमेंट हेल्प्स अचीव फाइनेंशियल गोल एंड मेंटेन लॉन्ग टर्म फिजिकल हेल्थ। ओके, फाइनेंशियल हेल्थ। तो आप जो है ना, अगर स्पेंडिंग मैनेजमेंट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने में आसानी होती है और फाइनेंशियल हेल्थ भी आपकी बनी रहती है। तो हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रोल ऑफ ऑल टैक्स रेजिम। ओके, तो हम इसमें क्या-क्या देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट करने के क्या-क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं और हमारा जो पुराना टैक्स रेजिम था, मतलब पुराना टैक्स पॉलिसी था, उसका क्या-क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है? तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट आर वेल्थ क्रिएशन, मतलब वेल्थ को जमा करना, पैसे जमा करना। कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब आप अगर पैसे जमा करोगे तो कहीं न कहीं इन्वेस्ट करोगे, जिससे कि आपका कैपिटल जो है वो इम्प्रूव होगा और इंक्रीज़ होगा। रेगुलर इनकम, जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव होंगे उसमें से। ओके, रिटायरमेंट सिक्योरिटी, अगर आप इन फ्यूचर जब रिटायर होगे तो आपके पास लाइक फिजिकल फाइनेंशियल आपके पास स्टेबिलिटी होगी। उसके बाद क्या है? बीटिंग इन्फ्लेशन। तो आप जैसा कि जानते हो कि इन्फ्लेशन अभी बढ़ता जा रहा है, तो आने वाली टाइम में आपको ढेर सारे रुपयों की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए आपको इन्फ्लेशन से लड़ने में भी आपकी मदद करेगा, ठीक है? अब जो उसका सेकंड पार्ट था कि हमारा ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है ना? वो देख लेते हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजीम प्रमोट्स सेविंग्स बाय ऑफरिंग डॉक्यूमेंट्स अंडर वेरियस सेक्शंस लाइक 80C, 80D एक्सेट्रा फॉर इन्वेस्टिंग इन पीपीएफ, ईएलएसएस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ओके, तो ओल्ड टैक्स रिजीम जो थी ना, वो आपको सेविंग्स को प्रमोट करती थी। कैसे? ताकि आप इन्वेस्टमेंट करो एंड अपना हेल्थ इंश्योरेंस लो, एक्सेट्रा। Okay, this incentives this in incentive incentivized people to invest more for tax saving, building a सेविंग्स हैबिट। ओके, तो ओल्ड टैक्स रेजिम जो था ना, उसका बेसिक पर्पस यही था कि आप सेविंग्स को प्रमोट करो एंड सेविंग्स हैबिट को जो है वो इनकलकेट करो। हमारा थर्ड टॉपिक क्या है? एग्जेम्पशन वर्सेस डिडक्शन, मतलब एग्जेम्पशन क्या होता है और डिडक्शन क्या होता है, दोनों को कंपेयर करके बताना है हमें। तो पहले डिडक्शन देख लेते हैं, ठीक है? डिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूस योर टैक्सेबल इनकम। ओके, डिडक्शंस जो होता है वो आपकी टैक्सेबल इनकम को कम कर देता है, ठीक है? क्लेम अंडर स्पेसिफिक सेक्शंस, एग्जांपल 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C, ठीक है? और एग्जेम्पशंस क्या होता है?
सर्टेन इनकम्स कंपोनेंट आर फुल्ली और पार्शली एक्सक्लूडेड फ्रॉम टोटल इनकम। ओके, तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि एग्जेम्पशंस जो होता है ना वो ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम इंक्लूड ही नहीं करते हैं, और डिडक्शंस ऐसी चीज़ें होती है जो कि वो आपके इनकम में से डिडक्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जेम्पशंस का एग्जांपल दिया है एच आर ए एल टी ए। ओके, यहाँ पे भी आप एग्जांपल देख सकते हो, इफ़ योर सैलरी इज 10 लाख, 10 लाख 50,000 exemption on HRA। ओके, एंड नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 1.5 लाख डिडक्शन अंडर एटीसी, टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द रिड्यूस डिमांड। मतलब आपका 50,000 भी माइनस हो जाएगा और 1.5 लाख भी माइनस होने के बाद आपका वहाँ पे टैक्स कैलकुलेट होता है। हमारा फोर्थ टॉपिक क्या है, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, पॉन्जी स्कीम एंड डिजिटल सेफ्टी। ओके, तो हम देखते हैं इसको। पहले तो हम देखते हैं इंटरनेट इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है। इंटरनेट बैंकिंग अलाउज ऑनलाइन एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज लाइक फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट्स एंड अकाउंट मॉनिटरिंग। इट इज़ कन्वीनियंट एंड फास्ट। ओके, तो इंटरनेट बैंकिंग से तो हम सब फेमिलियर है कि इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है। ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं, हम अपने अकाउंट को अपने फ़ोन से मैनेज कर सकते हैं, पे पेमेंट्स कर सकते हैं, अपने फंड्स मतलब मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड क्या होता है, ठीक है। साइबर क्राइम्स लाइक फिशिंग, fake websites, OTP scam, etc. to steal your money or identity। ओके, तो ऑनलाइन स्कैम्स भी हम सब जानते हैं कि आपके फ़ोन पे कॉल आता है, ओटीपी आता है, आपको ओटीपी शेयर नहीं करना होता है, क्यों? ताकि आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड ना हो जाए। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं पॉन्जी स्कीम क्या होता है। अ स्कैम वेयर रिटर्न्स टू ओल्ड इन्वेस्टर्स आर पेड यूजिंग मनी फ्रॉम न्यू इन्वेस्टर्स, इट इवेंचुअली कोलैप्सेस। तो इसमें क्या होता है कि अ स्कैम वेयर रिटर्न्स टू ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स आर पेड यूजिंग मनी फ्रॉम न्यू इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इसमें एक साइक्लिक इसमें एक साइकिल चलता है, जैसे कि आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कब आपको पे बैक होगा, जब कोई नया बंदा उसमें इन्वेस्ट करेगा तो उसके इन्वेस्टमेंट के पैसे को आपको दे दिया जाएगा, एंड वो फिर उस सर्कल में फंस जाता है, ठीक है। तो इसमें से हम बच कैसे सकते हैं इन सारे फ्रॉड्स से। तो ये देख लेते हैं हम, कुछ टिप्स हैं जिससे कि हम फ्रॉड से बच सकते हैं, ठीक है। यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अवॉइड शेयरिंग ओटीपीज़ एंड पासवर्ड। इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जैसे कि हम अपने ईमेल में इनेबल कर लेते हैं ना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को। डोंट क्लिक ऑन सब्सक्रिप्शंस लिंक। ओके, तो जो भी आपको अननोन नंबर से लिंक्स आते हैं, मैसेजेस में आते हैं, वो आपको क्लिक नहीं करना होता है। वेरीफाई इन्वेस्टमेंट स्कीम्स विद सेबी और आरबीआई। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। मतलब हमें ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि हम डाइवर्सिफिकेशन करें रिस्क मैनेजमेंट के टाइम पे। ये चलिए देखते हैं। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट एसेट्स क्लासेस लाइक स्टॉक, बॉन्ड, गोल्ड, एक्सेट्रा, टू मिनिमाइज रिस्क। इफ वन इन्वेस्टमेंट परफॉर्म्स पुअरली, द अदर मे परफॉर्म बेटर, balancing the overall risk. This strategy protects against market volatility and it helps stabilize return। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप एक अंडे की बैग को कैरी कर रहे हो, ठीक है। और अंडे की बैग को कैरी करते हो तो आपके हाथ से वो एक बैग जो है वो गिर जाता है, तो आपके सारे अंडे जो है वो डैमेज हो जाएंगे। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन क्या कहता है कि आप ना मान लो 5 अंडे कैरी करते हो तो आप 5 अंडे एक ही बैग में मत रखो, अलग अलग बैग्स में रखो, ताकि एक बैग अगर हाथ से छूट भी जाता तो आपके पास कुछ अंडे जो है वो बच जाएं, ठीक है। तो यही होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। मतलब सारे फंड्स को आप एक ही जगह पे एलोकेट मत करो, इन्वेस्टमेंट मत करो, अलग अलग टाइप्स ऑफ कैपिटल में इन्वेस्ट करो, जैसे कि स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, शेयर्स हो गया, गोल्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेबिट कार्ड वर्सेस क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ये देखते हैं हम लोग। तो डेबिट कार्ड वर्सेस क्रेडिट कार्ड क्या होता है। ओके, इट इज़ लिंक्ड टू योर बैंक अकाउंट। डेबिट कार्ड जो होता है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है। ओके, एंड क्रेडिट कार्ड क्या होता है, बैंक क्रेडिट लिमिट, बोरोड मनी। ये जो आपका होता है ना ये बोरोड मनी होता है, एंड डेबिट कार्ड जो होता है ना वो आपका सेव्ड मनी होता है कि आपने कितना सेव किया है। ओके, या जैसे कि यहाँ पे आपको बताया है योर ओन मनी, बोरोड मनी रीपे लेटर, ये आपको अगर आप इसे खर्च करते हो तो आपको बाद में पे करना पड़ेगा।
यहाँ पे नो इंटरेस्ट चार्ज होता है आपके खर्च करने पर। यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज होता है अगर आप अनपेड को ज़्यादा दिन तक मतलब ड्यू रखते हो, ठीक है? डेली यूज़ विथ एग्जिस्टिंग फंड, मतलब जितना आपके पास पैसा है आप उतना ही यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या है कि इमरजेंसीज़ में आपको यूज़ कर सकते हो, आपको और जितनी भी आपकी कार्ड की लिमिट होती है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो टाइम है और एक मनी है और वैल्यू है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि मनी की वैल्यू विथ ओवर टाइम, रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जैसे-जैसे टाइम बढ़ता है, मनी जो प्रेज़ेंट टाइम की मनी है उसकी वैल्यू घटती है। इसको देखते हैं पहले, रुकिए। Money today is worth more than the same money in the future because it can earn interest or be invested. This is why rupees 100 now is more valuable than rupees 100 a year later. It forms the basis of investment decision, EMI calculation and retirement plan. ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है ना कि मान लेते हैं आज का जो 100 रुपए की वैल्यू है ना वो फ्यूचर में 100 रुपए की वैल्यू नहीं होगी। और इसके क्या-क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं पे जिससे कि हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा, हमारी वैल्यू और भी इंक्रीज़ होगी। जैसे कि आप ₹100 मान लो बैंक में जमा कर दोगे तो आपको पता है कि उसपे सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है। तो हो सकता है इन फ्यूचर 1 साल के बाद वो जो ₹100 थे वो ₹110 हो जाएँगे। और अगर आप इसी ₹100 को मान लेते हैं कि आप किसी को लोन देते हो एंड वो बोलता है कि मैं आपको 1 साल के बाद सेम ₹100 वापस कर दूँगा, तो आप लोगे? नहीं लोगे, क्योंकि वो ₹100 की वैल्यू जो है वो ₹100 नहीं रही। क्यों? इन्फ्लेशन की वजह से। आज के टाइम पर आप जो ₹100 में चीज़ें खरीद सकते हो, वो फ्यूचर में ₹100 में नहीं खरीद पाओगे क्योंकि वो महँगी हो चुकी होगी। तो यही कॉन्सेप्ट होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। ओके, हेल्थ इंश्योरेंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस से तो आप सब फ़ैमिलियर होंगे, है ना? हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट दैट कवर्स मेडिकल एक्सपेंसेस ड्यू टू इलनेस, इंजरी और हॉस्पिटलाइजेशन। ओके। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है कि हम किसी भी कंपनी से या बैंक से अपना हेल्थ इंश्योर्ड करवा लेते हैं कि हमारी हेल्थ को इन फ्यूचर कोई भी अगर थ्रेट होता है, हम बीमार पड़ते हैं, हमें एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो जो भी बैंक है या फिर जो कंपनी है, वो हमारे एक्सपेंसेस को जो है वो बियर करता है, ठीक है? इसके इम्पोर्टेंस क्या-क्या होते हैं? प्रिवेंट्स फाइनेंशियल बर्डन ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी के टाइम पे आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होगा, आपका बैंक बैलेंस जो है वो ज़्यादा डिटोरेट नहीं करेगा, ठीक है? प्रोवाइड्स एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर। ओके, आपके पास अगर इंश्योरेंस होगा तो आप अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जा सकते हो, अपना चेकअप करवा सकते हो, है ना? अच्छे डॉक्टर्स से। रिड्यूस टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80D। ओके, तो हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है ना वो आपका डिडक्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होता है जो कि आपके नेट इनकम में से डिडक्ट हो जाता है ना? तो ये आपके टैक्स बेनिफिट में भी आपको काउंट होता है। ऑफर्स पीस ऑफ माइंड, आप अगर इंश्योर्ड हो तो आप जो है ना पीस के साथ, मतलब शांति के साथ जी सकते हो कि आपको कोई टेंशन नहीं है कि इन फ्यूचर आपके साथ क्या होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पर्सनल टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। पर्सनल टैक्स स्ट्रक्चर जो हम पे करते हैं ना अपने इनकम पे, उसका क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है? इंडिया ऑफर्स टू टैक्स रेजिम। टू टैक्स रेजिम क्या-क्या है? ओल्ड एंड न्यू। ठीक है, पहले हम ओल्ड वाले को देखते हैं। हायर टैक्स रेट बट विथ एग्जेम्पशंस डिडक्शंस। ठीक है, ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या था कि हायर टैक्स रेट था, मतलब टैक्स रेट जो था वो ज़्यादा था, लेकिन उसपे हमें एजम्पशंस और डिडक्शंस भी मिलते थे, ठीक है? और न्यू टैक्स रेजिम में क्या है? लोअर रेट्स बट विदाउट मोस्ट डिडक्शन। मतलब इसमें टैक्स रेट तो कम कर दिया गया बट डिडक्शंस को भी घटा दिया गया, ठीक है? ओके, इनकम स्लैब्स देख लेते हैं क्या-क्या। इनकम स्लैब्स रेंज फ्रॉम 5 टू 30% एज़ ऑफ ईयर 2024-2025, है ना? एंड द टैक्स पेयर्स कैन चूज़ बिटवीन रेजिम एनुअली। ओके, तो आप अगर चाहो तो ओल्ड टैक्स रेजिम भी चूज़ कर सकते हो एंड न्यू टैक्स रेजिम भी चेंज कर सकते हो, लेकिन वो ईयरली बेसिस पे। अगर आपने 1 साल के लिए न्यू टैक्स रेजिम कर दिया तो उस ईयर में आपको न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। ये टॉपिक क्या कहता है देखते चलिए। बैंक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय रिटेल बैंक। ओके, बैंक जो है हमें क्या-क्या सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर करता है, ठीक है? डिटेल बैंक ऑफर्स, चलिए देखते हैं। डिपॉजिट्स, सेविंग,
करंट, फिक्स्ड एंड रिकरिंग डिपॉजिट। तो ये फैसिलिटी जो है वो हमें बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती है कि हम सेविंग्स अकाउंट भी खोल सकते हैं, करंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट भी कर सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट भी कर सकते हैं। लोन्स, ठीक है? बैंक जो हमें पर्सनल होम होम लोन देते हैं, एजुकेशन लोन देते हैं, व्हीकल लोन देते हैं, है ना? उसके बाद क्रेडिट कार्ड, कार्ड्स मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, है ना? कार्ड्स भी तरह-तरह के हमें बैंक से प्रोवाइड करते हैं। ओके, उसके बाद क्या है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में हम क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है, बॉन्ड्स है। फिर सर्विसेज है, सर्विसेज जैसे कि इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, लॉकर्स, बिल पे बिल पे कर सकते हैं, यूपीआई यूज़ कर सकते हैं, है ना? और ये सब क्या होता है, बैंक हेल्प्स मैनेज डे टू डे फाइनेंशियल एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल एडवाइस। हमें फाइनेंशियल एडवाइस भी करता है। 11th टॉपिक क्या है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, कि हम इंडिया में रहकर किन किन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? देखते हैं। तो बैंक का फिक्स डिपॉजिट, सेफ एंड लो रिस्क। अगर आप एक बार ही अपना पैसे फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, फिक्स डिपॉजिट क्या होता है ना, आप एक सर्टेन सम होता है मनी का जो आप इन्वेस्ट कर देते हो एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, है ना? तो उस पे आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद क्या है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में लॉन्ग टर्म के लिए टैक्स फ्री आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद क्या है, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, डाइवर्सिफाइड मार्केट इन्वेस्टमेंट। इसमें आप अलग-अलग सेक्टर्स में, कैपिटल्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। इक्विटी शेयर्स तो आप जानते ही हो, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट। और अगर आपको नहीं पता है तो इक्विटी शेयर्स क्या होता है ना, एक कंपनी होती है, उसको उसकी ओनरशिप को ना हम पार्ट वाइज़ डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके एक पार्ट जो होता है ना उसको हम इक्विटी शेयर बोलते हैं। एक पार्ट को जिसको आप कुछ पैसे देके खरीदते हो, है ना? उसके बाद क्या है, गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद नेशनल पेंशन सिस्टम में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। रियल एस्टेट जैसे कि बिल्डिंग्स, लैंड, इस ये सब चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो ना। सॉरी। मोड्स ऑफ ऑनलाइन पेमेंट, क्या-क्या मोड हैं ऑनलाइन पेमेंट करने के? तो हम अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 जिसका है मोड्स ऑफ ऑनलाइन पेमेंट। यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये क्या होता है, इंस्टेंट बैंक टू बैंक ट्रांसफर, जो कि हम अभी यूज़ करते हैं ना नेट बैंकिंग में, यूपीआई का ही यूज़ करते हैं। एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस बैंक ट्रांसफर। ये जो था ना, ये हमारा नेट बैंकिंग से पहले आया था। नेट बैंकिंग से पहले इसका यूज़ होता था एनएफटी एंड बैंक ट्रांसफर करने के लिए। उसके बाद क्या था, मोबाइल वॉलेट्स जैसे कि पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया। हम फ़ोन पे अपने कभी भी किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग हो गया, अब सारे बैंक्स जो हैं वो अपना फ़ोन के लिए ऐप प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एसबीआई हो गया, बीओआई हो गया, है ना? क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड पेमेंट्स, क्यूआर कोड पेमेंट्स, ये सारे हैं मोड्स ऑफ पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट के। इसी के साथ हमारा जो वैक का जो टॉपिक था वो यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना, ताकि आप मुझे भी वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिलते रहे। ओके, कीप लर्निंग, तब तक के लिए बाय।